हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी 7 ऐसे पॉइंट्स पर जो आपको चेकलिस्ट की तरह यूज़ करना चाहिए बिफोर बुकिंग योर यूनिट इन दिस बुल रन मार्केट। जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि गोदरेज का 49 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था, प्रिवाना डीएलएफ का उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो रिसेंट लॉन्चेस हुए हैं स्पेशली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में यहाँ पर चीज़ें हाथों हाथ बिक जा रही हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस बुल रन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप ओपन की है एलाइट ग्रुप की। उस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बाद आप मंथली वेबिनार का हिस्सा बन सकेंगे। वहाँ पर लाइव Q&As और एजुकेशनल चीज़ें जो स्पेशली मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता, वैसी बातें वहाँ पर होंगी। फॉर श्योर एक महीने में एक बार वो वेबिनार जरूर होगी एंड डिपेंडिंग ऑन द लॉन्चेस एंड द रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मैं इसे 2 बार भी करूं एक महीने में। तो प्लीज़ एक्सप्लोर द ज्वाइन बटन ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट। बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी है मैंने और वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करूँगा, राइट। तो फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बुल रन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेजर फैक्टर मुझे लगता है वर्चुअल क्लोजर ऑफ द डील्स। तो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो ब्रोकर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो थोड़ा सा वर्चुअली ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जूम सेशन के माध्यम से हो या वेबिनार वगैरह के माध्यम से हो। तो वहाँ पर बेचने की कोशिश की जाती है, भले ही आप किसी रिमोट सिटी में हैं और वहाँ से आप यहाँ पर किसी XYZ सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोविड के बाद एक नया फिनोमेना निकल करके आ रहा है वर्चुअल क्लोजर्स का। पहले क्या होता था कि लेट्स से बिल्डर ने कुछ लॉन्च किया और आप अगर दूसरी सिटी में हैं तो आप ट्रेवल करते थे, इस सिटी में आते थे। लेट्स से आप पुणे में रहते हैं और गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पुणे से आप फ्लाई करके यहाँ पर आते थे। लोकेशन वगैरह पसंद आई तो आई, नहीं आई तो आप वापस चले जाते थे और फिर नए लॉन्च पर आते थे। वो लैंड पार्सल एटलीस्ट देखते थे। कई बारी हमारे फैमिली मेम्बर्स पर भी डिपेंडेंसी होती थी कि फादर को दिखाना है, ब्रदर को दिखाना है, वाइफ को दिखाना है। इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा डिले होता था। तो ऐसा नहीं होता था कि जैसे ही बिल्डर ने लॉन्च किया फटाफट चीज़ें बुक होने लगे। तो चीज़ों को कंज्यूम कराने में टाइम लगता था बिल्डर को भी। बट वर्चुअल डील जो क्लोज होने लगी हैं उनके नंबर्स काफ़ी हाई हो गए हैं। अगर आप बिल्डर लॉबी के साइट से डेटा देखें तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव्स भी दिखाता है मार्केट में, क्योंकि जब आप वर्चुअली चीज़ें बुक करते हैं और 5-6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप हो सकता है फॉरेन कंट्री से इंडिया ट्रैवल कर रहे हों या डिफरेंट सिटी से उस सिटी में ट्रैवल कर रहे हों जहाँ पर आपने अपने लिए यूनिट बुक की है और वहाँ पर पहुँचने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि लोकेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि प्रेजेंटेशन में बताया गया था, जितना कि आपके एनालिसिस गूगल मैप पर डिपेंडेंट थी, वो जो कहती थी या जो उससे आपने जो समझ लिया। तो कहीं ना कहीं उस मिसमैच की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होता है और फिर आप रीसेल डील्स के लिए चले जाते हैं। इस बुल रन के मार्केट में अभी तक तो ये अच्छा रहा है कि जो रीसेल की डील्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एग्जीक्यूट हो गई हैं। बुल रन के मार्केट में आप जानते हैं कि बिल्डर ने लॉन्च किया 11 पर, आप अपनी यूनिट निकाल पा रहे हैं 12, 12.5 पर, तो कहीं ना कहीं नुकसान वहाँ पर लगता नहीं है। तो सेकंड चीज़ जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स घुस गए हैं इस मार्केट में, राइट। 1 महीना 1.5 महीना तक भी ऐसे लोग हैं जो यूनिट अपने लिए रिजर्व करा लिए और बिफोर गोइंग फॉर द BBA और वो कोशिश करते हैं कि ये किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर ली जाए और जो भी प्रीमियम है वो कमा पाए। बहुत ही रिस्की गेम है खेलने के लिए, स्पेशली बुल रन के मार्केट में। ऐसा लगता है कि लोगों को कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा लेंगे। एक तरीके का जुआ ही कहूँगा मैं। हो सकता है आप 10 लाख, 15 लाख कमा लें, 20 लाख कमा लें, बट इसकी लत ऐसी होगी कि आप और भी ज़्यादा रिस्क लेते रहेंगे और एक टाइम आएगा जितना आपने कमाया था आप उतना गवा जाएंगे इसी मार्केट में। तो ऐसा होता आया है और भी मार्केट्स में, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट हो या इक्विटी का मार्केट हो। ऐसे लोगों ने डे ट्रेडिंग, इंट्रा डे ट्रेडिंग, इवन इंट्रा और ट्रेडिंग भी एक नई चीज़ आ रही है। ऐसी चीज़ें जो स्पेशली इन्वेस्टर्स कर रहे हैं इस बुल रन के मार्केट में, कहीं ना कहीं रिस्की गेम है टू प्ले, राइट। इससे पहले क्या हुआ था, कोविड जैसे ही आया, कोविड के बाद से जब हमने रिकवर करना शुरू किया तो जो नंबर ऑफ लॉन्चेस थे वो बहुत कम थे। स्पेशली जो अच्छे लॉन्चेस हैं, अच्छे बिल्डर के लॉन्चेस हैं, वो कहीं ना कहीं कम थे।
नए प्लेयर्स आ रहे थे, चाहे शाहपुर जी का आप एग्जांपल ले लें, हीरो होम्स का एग्जांपल ले लें, तो इस सेगमेंट में, इवन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में कोई बहुत अच्छा नाम नहीं आ रहा था। जैसे ही DLF का आर्बर आया, लोगों ने फटाक से उसको कैच किया, राइट। तो जो पिछले 3 से 4 साल में जो नंबर ऑफ लॉन्चेस थे लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं बहुत कम थे। यही रीज़न रहा है कि शॉर्ट टर्म एग्जिट्स, अच्छे शॉर्ट टर्म एग्जिट्स मैं कहूँगा कि मिले हैं इन्वेस्टर्स को। बट जैसा कि आपने DLF से सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि आगे के प्लान उनके हैं 2 से 3 साल के, जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली नए नए लॉन्चेस करते रहेंगे। तो क्या ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को आगे बढ़िया एग्जिट मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप इस रिस्की गेम में हैं, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ इस मार्केट में ना घुसें। अगर पूरा पैसा देने की हैसियत है, या एटलीस्ट आप अरेंज कर सकते हैं अपने कुछ एसेट्स लिक्विडेट करके, तभी इसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज ये डिस्ट्रेस डील में काउंट होने लगेगी और स्टैग्नेंट मार्केट में आप मार्केट से लोअर वैल्यू पर, आप तो वैसे भी मानते हैं कि जितना बिल्डर रेट कोट कर रहा है उससे 15-20% नीचे आपको बेचना होता है, बट जो नॉर्मल रीसेल डील्स हैं उससे भी 15-20% नीचे आपको अपनी यूनिट निकालनी पड़ सकती है, जो कि अभी अपकमिंग मार्केट सिनेरियो लग रहा है उस केस में, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब कुछ एक्सटर्नल डिपेंडेंट फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं। जो NRIs हैं वो इंडिया में बहुत पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे इनका माइंडसेट क्या है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। इससे हमें समझ आएगा कि ये बुल रन कितना लंबा चलने वाला है। जो हमारे NRIs हैं, चाहे वो US में रह रहे हों, कनाडा में रह रहे हों, UK में रह रहे हों, यूरोप में रह रहे हों, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड एज वेल, आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हुई है, तो जो NRIs हैं उनको कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मार्केट में। अगर मैं प्री कोविड का एग्जांपल लूँ, इवन ड्यूरिंग कोविड का एग्जांपल लूँ, तो जिस अपार्टमेंट के लिए, एक 1 BHK के अपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जिस अपार्टमेंट के लिए उन्हें 600 पाउंड के आसपास का इंटरेस्ट देना पड़ता था, और आज के डेट में वो 900 पाउंड के आसपास का पहुंच गया है, मतलब 30% के आसपास का हाइक है। वहाँ पर रेंटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बजटिंग करके चलनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू सेव, राइट, क्योंकि रेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ की रेंटल यील्ड भी बहुत ज़्यादा है जनरली स्पीकिंग। और कनाडा का न्यूज़ भी आपने सुना ही होगा कि यस, इट इज़ गोइंग अबव टू द मिडिल क्लास। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस, यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। सही भी है। गलत कहाँ पर है कि अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ कोई अपनी यूनिट बुक कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि 4 साल बाद, 5 साल बाद इसको लिक्विडेट करके आप वापस से जहां आप फॉरेन में रह रहे हैं वहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आई वुड से यू आर लिविंग अंडर द रॉक। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और जो हमारा USD, मतलब जो हमारा डॉलर है और उसके INR का जो डिफरेंस है, राइट, वो 3 से 4% के आसपास का हर साल का होता ही होता है। और ये डिस्टेंस और जो डिफरेंस है, सॉरी, और वो ग्रो करता रहता है, राइट। तो जो आज के रेट में आपको USD to INR मिल रहा है, 4 साल बाद और भी ज़्यादा गैप्स मिलेंगे उसमें, राइट। तो आप बेसिकली जब INR से USD का कन्वर्जन कराएंगे 4 साल बाद, तो कहीं ना कहीं आप 3 से 4% के आसपास का पैसा लूज़ कर रहे होंगे। तो इफ़ेक्टिव रेट अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही है। तो मेरा जनरल रिकमेंडेशन ये है कि वहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन मार्केट का रुख करें। अगर आपको वहाँ पर घर चाहिए, आप अभी भी रेंट दे रहे हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ वहाँ पर पहले इन्वेस्ट कर लें और वहाँ के लोन्स वगैरह को पे ऑफ करने के बाद फिर इंडिया मार्केट का रुख करें। भले ही आप इंडिया वापस आना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी ओन करते हैं, यू आर द लकी वन, देन प्लीज़ प्रोसीड टू द इंडिया। हो सकता है जो रिवर्स माइग्रेशन जो आगे आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट इस पर बात करने लगे हैं। इसका रीज़न क्या है? ये सेकंड पॉइंट है, एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं कहूँ कि NRIs अब ये सोच पा रहे हैं कि यस, इंडिया वापस आकर के एक बिजनेस या एक नई जॉब की जा सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली जो 6-7 CR से ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का है, राइट।
जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ना, काफ़ी हद तक NRIs या जो HNIs हैं वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल जनता नहीं कर रही है इसमें। तो इस न्यूज़ से लेकर के ये जो आपको सुनने को मिलता है कि बिक गया, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जाएगा ये मार्केट, राइट। तो ये फैक्टर एडिशनल है कि रिवर्स माइग्रेशन हम सोच पा रहे हैं एज एन NRI कि यस इंडिया में आया जा सकता है। पहले तो जो लोग थे इंडिया को छोड़ने के बाद वापस आने का कभी नहीं सोचते थे। इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारी गवर्नमेंट है उसका पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, राइट। अब जिस तरीके से इंडिया को प्रेजेंट किया जाता है, जो पर्सनालिटी दिखाई जाती है 56 इंच के सीने की, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाती है बाहर के लोगों को। अब यहीं पर अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन ले ले तो लोग वहाँ पर बहुत हड़बड़ी में हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए। इंडिया में जस्ट उल्टा है इसका, राइट। NRIs अब प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचना चाहते हैं। ये एक मेजर फैक्टर है पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन का। स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही है यहाँ पर, जो जैसा कि देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि इस अगला भी जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं BJP ले जाएगा। तो ये जो स्टेबल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करती है। जहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं। ये एक दूसरा फैक्टर है कि जिससे कि जो हमारे NRIs हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये ड्राइव कर रहे हैं इस रियल एस्टेट के मार्केट को। नेक्स्ट एक अपग्रेड भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, राइट। एस्पिरेशंस की बात करें, जो लोग ठीक ठाक कर रहे हैं अपनी लाइफ में और कहीं बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं सुशांत लोग वाली जगहों पर, चाहे वो गुड़गांव के बिल्डर फ्लोर्स हों या दिल्ली के बिल्डर फ्लोर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करना चाहते हैं टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं एक अच्छी सी। बट अगर उनकी बजटिंग की बात करूं, जितने लोगों से मैं टच में हूँ, कहीं ना कहीं 3 से 4 मैक्सिमम 4.5 तक की बजटिंग रखते हैं। कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे, राइट, जो 7 या 7.5 8 तक जाना चाहते हैं, बट जनरली स्पीकिंग कि हाँ 4 4.5 वाली चीज़ें ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। तो अगर कल को इस रेट में आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं वो सूट करता है और वो इसे हाथों हाथ ले भी लेंगे। अगर आप इन सारी फैक्टर्स को समझ पा रहे हैं, राइट, कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस रियल एस्टेट के बुल रन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आई थिंक आप अभी तक ये भी जान पाएंगे कि ये बुल रन कितना चलना है। एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा था मैं, जो NRIs हैं वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी ऐसा नहीं होने वाला कि लेट से आप कहीं लंदन में रह रहे हैं, आज कोई घर आपके लिए अफोर्डेबल कम है, कल को वो और भी ज़्यादा आपसे दूर जाने वाला है। तो ये फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये चलते रहना है। स्टेबल गवर्नमेंट, अगली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यस वही होगी। अब उसके अगली बार क्या होगा नहीं देखा जाएगा। तो यस अगर कहें तो 2028 2029 तक का कहीं ना कहीं है कि यस बुल रन में कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर कुछ और एक्सटर्नल नए फैक्टर्स ना आ जाएं जो कि मैंने डिस्कस किया। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, रिस्की फैक्टर है, जो रीसेल में शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट को डुबा सकता है। बट यस आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि ऐसे डिस्ट्रेस्ड डील को आइडेंटिफाई करना, अच्छे ब्रोकर के टच में रहना और अपने लिए यूनिट रिजर्व कराना, राइट, वो रीसेल वाली डील एग्जीक्यूट करा लेना। तो यस बी लाइव इन द मार्केट। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज बुल रन में भी देती रहेगी इफ़ यू हैव अ मनी टू इन्वेस्ट। अब बजट सेगमेंट की चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं मार्केट में अभी? देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, कोविड के टाइम में आपने बजट सेगमेंट में चीज़ें देखी होंगी, राइट। 1 CR से नीचे के लॉन्चेस काफ़ी सारे देखे होंगे, बट अभी का क्या सीन है कि 8.5 के आसपास का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी रखता नहीं है 1 CR से ज़्यादा की चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट्स, एटलीस्ट लोन के बेसिस पर तो नहीं। जब आप प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर रहे हैं तो यस यू कैन अफोर्ड अप टू 7-8 CR वट एवर यू गेट, राइट। बट अगर आप 1 CR 1.25 1.5 के आसपास की चीज़ें देखें बिना कोई एसेट लिक्विडेट किए हुए, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है कि 8.5 8.6 पर लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट सोचा जाए, राइट। तो बहुत अच्छा मार्केट नहीं है इस टर्म में कि आप लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करें। यस 6.5 6.6 पर जब था तब आपने देखा भी होगा कि इस सेगमेंट में चीज़ें बिल्डर लाने की कोशिश कर रहा था और उस टाइम पर वो चीज़ें हाथों हाथ दिख रही थी। आई थिंक मैंने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बुल रन में। आपके क्या थॉट्स हैं? कोई एडिशनल पॉइंट्स अगर आपके पास हैं इस बुल रन के कंट्रीब्यूशन में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो।
राइट। अपने सुझाव, आपके क्या थॉट्स हैं, इसको ज़रूर नीचे लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ज्वाइन बटन इंट्रोड्यूस किया है टू हैव ए हेल्दी डिस्कशन ऑन अ सेपरेट रूम, राइट, जहाँ पर कि ये पब्लिकली बात करने के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ कभी बेचता नहीं हूँ, बेचता हूँ तो सिर्फ यस अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ एंड अपनी एनालिसिस, राइट। तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट ज्वाइन बटन ऑन माई यूट्यूब चैनल। इट इज़ जस्ट लेफ्ट टू द सब्सक्राइब बटन, राइट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। कहीं ना कहीं जो आप लोग मैक्सिमम लोग हैं यस बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, 70% के आसपास ऐसा जो यूट्यूब एनालिटिक्स कहती है कि ये 70% ऑफ द माई व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए मुझे। और अगर कंटेंट पसंद आए तो जैसा मैंने आपको बताया यस लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।